हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ये सेफी केम टाइम पे। आज बच्चों हम लोगों का रहेगा लेक्चर, ठीक है, लेक्चर 3। जल्दी से एवरीवन कम है। जपनीत, विनीता, गुड इवनिंग, हाउ आर यू गाइस? सो इन लेक्चर 1 वी टॉक्ड अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन. लेक्चर 2 वी टॉक्ड अबाउट photoelectric. So today is lecture 3 and today we will talk about Compton. Yes, सही है बच्चों? अरे सही है, हाँ है ना? तो कॉम्पटन इफेक्ट भी बोलते हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट कॉम्पटन स्कैटरिंग. यस, चले फिर शुरू करें. हाँ जी, चले फिर शुरू करते हैं. यस, प्लीज सी आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन. यस, यही क्वेश्चन था. लैम्डा इज 300 nanometer. Yes, the most energetic electron comes out with kinetic energy 300. A voltage difference of 1/8 volt is required to stop these electrons. So this is V naught is stopping potential. It is equals to 1.8 volt. Yes. What is the work function of phi for this? Work function निकालना है. Yes. तो E photon will be equals to 1240 upon 300 nanometer. Yes. So this is electron volt dot nanometer. Cancel out. So what is this? What is this value now? 4.13 electron. So this is my E photon. Yes. Kinetic energy, it is equals to E into V naught. Kinetic energy, it is equals to E into V naught. When E into V naught, it is equals to E into 1.8 volt, which is equals to 1.8 electron volt. Yes or no? Yes or no? So this is our kinetic energy. Work function, so E is equals to phi plus kinetic energy. Phi is equals to E minus kinetic energy, which is equals to E is equals to 4.13 electron volt minus 1.80. Yes, how much this comes? 2.43 electron volt. 2.43 electron volt. कोई है ऑप्शन? कोई है ऑप्शन? Yes, any option? Not 4333. 2.33, sorry. 2.33 electron. Yes, answer is none of the. Clear? सही है ना? Yes, clear है कि नहीं clear है? Everybody, is it clear or not? Everybody, is it clear or not? So the answer should have been till 1 point. वहां पे कितना आ जाएगा? अगर एक डेसिमल तक लेके जाना है 2.3 इलेक्ट्रॉन. नन ऑफ देम इज दिस. यस, शैल वी मूव नाउ? शैल वी मूव? यस. तो आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हम दोनों पढ़ेंगे. हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग. डिफ्रैक्शन इज अ वेव फिनोमेना, कंप्लीटली वेव फिनोमेना. यस, दिस इज नोन एज बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्कैटरिंग असल में पार्टिकल फिनोमेना था, बट अब तो हर जगह यूज किया जाता है. इसमें लैम्डा इनिशियल इक्वल्स टू लैम्डा फाइनल, लैम्डा सेम. यस, स्कैटरिंग इज ऑफ टू टाइप्स. रेले स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग. यस, रेले स्कैटरिंग, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ. रमन स्कैटरिंग तब एप्लीकेबल है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फार मोर ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ. इसमें क्या होता है? इनिशियल को हम लोग लिखते हैं लैम्डा इंसिडेंट इक्वल्स टू लैम्डा डिफ्रैक्टेड. यस, यहाँ पे जो होता है लैम्डा इंसिडेंटेड इज इक्वल्स टू लैम्डा स्कैटर्ड. हियर इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. शैल आई मूव? ये दो तरह का हो सकता है. देखो, लैम्डा इंसिडेंट इज ग्रेटर देन लैम्डा स्कैटर और यहाँ पे लैम्डा इंसिडेंट इज लेस देन लैम्डा. सो दिस इज कॉल्ड एंटी स्टोक स्कैटरिंग. दिस इज कॉल्ड स्टोक्स स्कैटरिंग. इसके जो रीजंस है वो क्वांटम में एक्सप्लेन किया गया है. क्वांटम मैकेनिकली इसके रीजंस एक्सप्लेन होते हैं रमन स्कैटरिंग के. और दिस वाज गिवन बाय सीवी रमन, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी. है ना? चलेगा? बोलिए हाँ है ना? सही है, चलेगा. ये प्योरली वेव फिनोमेना है डिफ्रैक्शन. ये प्योरली वेव फिनोमेना. चले, शैल वी मूव? यस, शैल वी मूव? नाउ चेक. तो आज हम क्या करेंगे? नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट, क्योंकि मुझे कॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़नी है, तो पहले मैं डिफ्रैक्शन पढ़ूंगा कि डिफ्रैक्शन क्या होता है. देन आई विल स्टडी स्कैटरिंग क्या होता है, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टडी कॉम्पटन स्कैटरिंग. चलेगा कि नहीं चलेगा? यस, फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज डिफ्रैक्शन, देन वी विल स्टडी व्हाट इज स्कैटरिंग, एंड देन वी विल स्टडी कॉम्पटन स्कैटरिंग. यस यस, ओके. देखिए, यस, ये आपको दिख रहा होगा, हाँ है ना? देखिए, अभी मैं डिफ्रैक्शन समझाता हूं. आप देखिए, ये डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is the bending, is defined as the bending of light around the corner such that it spread out and illuminates area where a shadow is expected. So you expect a shadow when you put a light, you expect a shadow. हाँ है ना?
ऐसे शेडो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? अरे बोलो हाँ ना। व्हेन यू पुट लाइट हियर, यू एक्सपेक्ट अ शेडो, आपको एक्सपेक्ट करते हो कि आप शेडो है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे ये जो ऐसे है ये वाला, इसकी जगह मैंने ऐसे पॉइंटी कॉर्नर्स ले लिए। मैंने कौन से कॉर्नर्स ले लिए? पॉइंटी। आई टुक पॉइंटी कॉर्नर। नाउ व्हेन आई पुट द लाइट हियर, अब जब मैं इसको लाइट ऐसे पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो तो क्या हो रहा है, अब ये ऐसे मतलब ये चल रही है, अलग अलग लाइट्स चल रही हैं, और यहाँ पे आपको ऐसा एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। यू सी अ डिफ्रैक्शन पैटर्न again. Now I have taken a pointy corner. Now I have taken pointy corners and we expect a shadow. हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शेडो आएगा ऐसे, पर ये जो ऐसे आता है तो क्या हो जाता है, पॉइंटी कॉर्नर्स की वजह से वी गेट अ ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न, वी गेट अ डिफ्रैक्शन पैटर्न लाइक दैट। यस, ऐसा क्यों होता है? तो इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय हाइजेंस, प्रिंसिपल। ट्राई टू सी, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ये जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसको वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। फ्रंट मींस वेव का जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो कैसा दिख रहा है। हाउ डज द वेव front of the wave looks like? So it looks like spherical. So according to Huygens principle, the light travels in spherical wave fronts. Spherical, तो वो ऐसे spherical travel करती है, देखिए। हाँ, अब जब इसने यहाँ पे ट्रेवल किया, सो अब यहाँ पे अपने सेकेंडरी सोर्स, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट पे इसके मल्टीपल सोर्सेस बन गए, ऐसे मल्टीपल, हर एक पॉइंट पे एक अपना सोर्स बन गया होगा, और उस सोर्स से बाद में ये ऐसे डिफ्रैक्शन शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे मिक्सिंग हो गई, और मिक्सिंग होने से आपको ये पैटर्न मिल गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? प्लीज बच्चा हाँ या ना बताओ। ठीक है, तो होता क्या है, जरा ध्यान से देखिए, प्लीज सी दिस। सो एट डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव डिफरेंट वेव। अब वहां से हर एक जगह से एक वेव जनरेट हो जाएगी। नाउ अ वेव विल स्टार्ट फ्रॉम एवरीवेयर, एवरी पॉइंट, and at different points it will have different wave, and these will overlap with these waves with overlap with each other and give you a diffraction pattern like this, of dark bright fringe. So basically diffraction is different than interference. इन इंटरफेरेंस आपके सोर्स अलग अलग होते हैं, जैसे हमने वेव के देखे थे, तो वेव के दो अलग अलग सोर्सेज आ रहे थे और वो कंबाइन कर, सही है। पर डिफ्रैक्शन में क्या होता है? डिफ्रैक्शन में सोर्स एक ही है, सोर्स सेम, पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग पॉइंट्स हो जाते हैं। तो जब अलग अलग पॉइंट्स हो जाते हैं, यू गेट अ डिफ्रैक्शन पैटर्न लाइक। यस, हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? सेकेंड थिंग, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न जो सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल ब्राइट, ये सबसे ब्राइटेस्ट होती है। It is the brightest. Central one is the brightest of all the others, and other starts diminishing. Bright, dark, अब उससे कम bright, then dark, फिर उससे और कम bright, ऐसे चलता जाता है। Yes. So if you will try to plot the graph, it will look like this. If you will try to plot the graph of it will look like this. Like central one is the highest one, and then less, dark, and same here, and then again slightly less and dark again here, and so on. Yes, this is called n equals to 1. This is called first order diffraction. Yes, this is n equals to 2. This is called second order diffraction. So it is slightly less brighter than n equals to 1. N equals to 2. This is called second order diffraction. Do you understand this? And so on. N equals to 3 and third order diffraction, and so on. It becomes less brighter and all in case of diffraction. Yes. So this is our diffraction pattern. Yes. Clear है? बोलिए हाँ है ना? अरे बोलिए हाँ है ना? बोलो। इफ यू वांट टू सी इट आई विल मेक यू जस्ट अ सेकंड। तो ये डिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा है ना? ये देखो, यहाँ देखते हैं। नाउ लेट्स सी दिस, लाइक दिस इज आवर सोर्स। यस, दिस इज आवर सोर्स, और यहाँ पे ना मैंने ऐसा सेंटर में ऐसा होल रख क्लियर है? मैंने ऐसा होल रख रखा है, ठीक, ऐसा 0.1, एंड व्हाट यू गेट इज, सी दिस हियर। आपको यहाँ क्या मिल रहा है? सी दिस हियर। दिस वन इज द ब्राइटेस्ट, तो ये सेंटर में है, जो सेंटर में है दिस इज ब्राइटेस्ट, n इक्वल्स टू 1। क्लैरिटी? फिर उसके बाद डार्क है, फिर ये कम ब्राइटेस्ट, दिस इज n इक्वल्स टू एंड सो ऑन। क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी? यस, समझ में आ रहा है जो डिफ्रैक्शन आपको मिलता है? यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जो सेंटर में n इक्वल्स टू 1 ब्राइटेस्ट, जो जिसकी मैंने इंटेंसिटी सबसे ज्यादा बनाई थी, इंटेंसिटी ऑफ विच आई हैव मेड like maximum. Yes, the intensity of it which was maximum, you can see it is the brightest. Yes, understood? Yes. And if I want to change it, like let's say if it is a scare, if you put a scare here,
you will see this one is the brightest, this one is the brightest, and as you go there, intensity decreases. Same here and same here and same here. This is n equals to 1, this is n equals to 2, this is n equals to 3 and so on. Yes, अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए बच्चों, क्या बात, कि आप जब XRD करते हो वहां पे आप n इक्वल्स टू 1 ही क्यों जनरली लेते हो, क्योंकि सबसे ब्राइटेस्ट वो होता है। n इक्वल्स टू 1 को छोड़ा तभी जाता है जब वहां पे कोई ना कोई इंटरफेरेंस आ गई होती है जिसकी वजह से वहां पे दिक्कत हो सकती है। बट आई वांट टू टेल यू इज, नाउ यू वुड हैव नोन व्हाई इन XRD, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, यू टेक n इक्वल्स टू 1 जनरली, यानी you take first order diffraction only because this is the brightest one, this is the brightest one you take. So it is very basically it is always good to take the brightest one because it will always be visible. Yes or no? And you will always be sure where it is. Yes or no? आपको हमेशा श्योरिटी रहेगी ना कहाँ है ये, क्योंकि ये ब्राइटेस्ट है, इससे ज्यादा ब्राइट तो कोई और है नहीं, तो सबसे आसान रहता है n इक्वल्स टू 1 लेना। डिफ्रैक्शन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, डिफ्रैक्शन समझ में आया कि नहीं आया? Did you understand the diffraction or not? Yes, did you understand the diffraction or not? So you will always find in the center, you will always find in the center that this one is the brightest one. Clear hai? Yes, I think I'm done. मुझे समझ में आ गया. Yes, let's go back. Let's go back. अच्छा लगा? Diffraction समझ में आ गया? सबको diffraction समझ में आ गया? Yes, yes, right. Now we will talk about scattering. Now we will talk about scattering. Scattering की बात करेंगे तो scattering में दोनों चीजें, यहाँ पे जो इसकी wavelength रहेगी and that wavelength will be same, पर जो स्कैटरिंग की बात है, स्कैटरिंग समझिएगा, स्कैटरिंग के पास दो चीजें थी, या तो लैम्डा इंसिडेंस बराबर भी रह सकती है एंड लैम्डा इंसिडेंस इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा स्कैटरिंग, राइट। तो ये दोनों केस हो सकते, यस और नो बेसिकली। तो ये रेले थी और ये वो आपको, चलो लेट्स सी द स्कैटरिंग फर्स्ट, लेट्स सी द स्कैटरिंग फर्स्ट, लेट्स सी द स्कैटरिंग फर्स्ट। तो स्कैटरिंग समझना हो तो सबसे आसान होता है, हम लोग स्काई, वाई स्काई इज ब्लू, why sky is blue, वो वाला समझ, why sky is blue, it is very easy to understand. Yes, please see this. The question is why sky is looks like blue. तो इसमें ब्लैक बॉडी का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है और उसका भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्या नाम है, स्कैटरिंग का भी, both concepts are used. Okay, so this is our atmosphere and sunlight. So those are two जो इंपॉर्टेंट होती है। सनलाइट पड़ती है हमारे एटमोस्फेयर पे और वहीं से स्कैटर्ड होती है। Yes, so as we know our sunlight consists of different visible region lines, different visible regions line. Yes, this is violet, and it has smallest wavelength, violet. Yes, and as we go down to the red की सबसे ज्यादा होती है wavelength, तो smallest is violet and largest is वो क्या कहते हैं उसे, क्या नाम है उसका, red। ठीक है, तो ये सारे पहले गैसेस ले लेते हैं। तो जैसे अपना जो एटमॉस्फेयर है वो किससे मिलके बना है, N2 से, है ना, N2, O2, आर्गन वगैरह, ये सब कुछ इनसे मिलके, राइट। ठीक है, रेस्ट इज जो भी हो, आर्गन, CO2। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, साइज जो गैसियस मॉलिक्यूल्स का होता है वो लगभग बराबर होता है किसके, सनलाइट की वेवलेंथ। तो देखो स्कैटरिंग की डेफिनेशन समझो। स्कैटरिंग होता क्या है, द प्रोसेस इन विच एयर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब सनलाइट, एयर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब, वैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स हो वो एब्जॉर्ब सनलाइट एंड री एमिट इन द वेरियस डायरेक्शन। पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर री एमिट करेगा, दिस इज स्कैटरिंग। पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर री एमिट करेगा, दिस इज स्कैटरिंग। यस, understood? Absorb sunlight and re-emit in various directions. Yes. Now, Rayleigh law of scattering. Now we are talking about Rayleigh scattering. The intensity is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of a wave. ये उनका वो मानना है, मतलब लॉ है। Yes. As lambda increases, our scattering decreases. Yes. Lambda decreases, scattering increases. Yes. So smallest lambda किसका है, देखो जरा, smallest lambda किसका है, तो सबसे स्मॉलेस्ट लैम्डा है वॉयलेट का। तो ये जो तीन कलर है, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, राइट, तो इनका मतलब जैसे जैसे लैम्डा छोटा होता जाएगा वैसे वैसे स्कैटरिंग बढ़ता जाएगा। एज लैम्डा डिक्रीजेस, स्कैटरिंग इंक्रीजेस। यस, सी दिस, लेट्स सी दीज कलर्स। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्कैटरिंग विल हैपन इन दीज, बट द स्काई लुक्स ब्लू नॉट वॉयलेट। यस, द स्काई लुक्स ब्लू नॉट वॉयलेट और इंडिगो। यस, वॉयलेट नहीं है, राइट, इट लुक्स ब्लू। तो वो थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो आई शुड हैव, मैं इसे वो भी छोड़ सकता था, पर आप अब आ ही गए तो आधे मिनट की बात है। तो सी दिस नाउ, आवर सन इज अ ब्लैक बॉडी। सन क्या होती है, ब्लैक बॉडी है, ये सब तो पता है। तो जो इसका लैम्डा मैक्स आता है, इफ यू सी इट कम्स अराउंड, द लैम्डा मैक्स कम्स अराउंड येलो, राइट। तो आप देखोगे जो हमारा मेन एम था, हमारा मेन एम है, हमें ये चेक करना है हमारा ब्लू और वॉयलेट में कितना फर्क है। सो इफ यू विल सी
जो ब्लू वाला पोर्शन है दैट इज क्वाइट लार्जर देन दी वॉयलेट वाला, राइट? सो दैट इज व्हाई ड्यू टू दिस स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर हैपेंस अ लॉट, राइट? वैसे तो सबसे ज्यादा इसको स्कैटर होना चाहिए था, पर इसका अमाउंट ही बहुत कम होता है, which is which is emitted by, which is radiated by the sun. yes, इसका अमाउंट ही बहुत कम होता है, इसीलिए ये हमें ज्यादा नहीं दिखता, हमें कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। क्लैरिटी है? उसके अलावा हमारी जो ह्यूमन आई होती है दैट इज ऑल्सो सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर देन वॉयलेट कलर। क्लैरिटी है? इसीलिए आपको ब्लू ज्यादा दिखता है। यस और नो? और आपको एएसएबी में भी खूब सारा ब्लू दिखाई दे रहा होगा। यस और नो? सो दैट्स हाउ इट इज, because our human eye is more sensitive towards blue color rather than other color. Clarity है? स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो, स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। यस, स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? प्लीज टेल मी। हाँ है ना? हाँ है ना? अरे बोल दो यार। अब हम लोग कैसे बता पाते हैं, हम लोग कैसे बता पाते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रही है या फिर स्कैटरिंग कर रही है कि वो डिफ्रैक्शन कर रही है? देखो, डिफ्रैक्शन के दौरान क्या होता है, डिफ्रैक्शन के दौरान क्या होता है? पहली बात तो आपको पैटर्न मिलता, नंबर वन, यू गेट अ पैटर्न। नंबर टू द स्कैटरिंग, मतलब वो जो है यहाँ पे लैम्डा इंसिडेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लैम्डा डिफ्रैक्टेड। लैम्डा इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द लैम्डा डिफ्रैक्ट, और यहाँ पे चेंज भी हो सकता, तो अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब स्कैटरिंग जरूर है। अगर चेंज हो गया इसका मतलब स्कैटरिंग जरूर है। अगर चेंज नहीं हो तो वेव थ्योरी क्या प्रेडिक्ट करती है कि अगर उसका डिफ्रैक्शन हो, क्या हो? डिफ्रैक्शन, मतलब मैं कोई अगर मेटल प्लेट रख दूं, मेटल प्लेट से उसका डिफ्रैक्शन होना चाहिए लाइट का, assuming wave theory, if it is a purely wave, like if light is a pure wave, if light is a pure wave, it should diffract, and the diffraction, the bending of light, the diffraction should have same wavelength, its wavelength should not change. Yes or no? Yes or no? That is why when the Compton experiment happened, that is why it proved, like it was in the line with it was in the line with Einstein's theory and Planck's theory. That's how it changed the point of view of the viewers or the science students कि भाई देखो ऐसा है, लैम्डा इंसिडेंट अगर बराबर आ जाता तब तो हम बोलते डिफ्रैक्टेड भी हो सकता है, स्कैटर्ड भी हो सकता है, पर अगर अलग ही आया है, मतलब अलग ही आया है, तो इसका मतलब ये तो श्योर है, ये तो श्योर है कि ये डिफ्रैक्टेड नहीं है, ये स्कैटरिंग है। सो उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जस्ट सी, वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू कॉम्पटन, क्योंकि मैं अभी आपको तभी पढ़ा सकता हूं जब मैं ऐसा कर, सही है? चलेगा? सी दिस। अच्छा ये देखिए, सी दिस। तो कॉम्पटन ने क्या किया? जस्ट, हाँ विनीता पूछिए, बोलिए। अच्छा, गलती से हो गया लग रहा विनीत। सी दिस, तो कॉम्पटन ने ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया। कौन सा सोर्स लिया बच्चों? मोनोक्रोमेटिक। ये कौन सा सोर्स है? मोनोक्रोमेटिक एक्सरे सोर्स। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? वन वेवलेंथ। यस, सिर्फ एक ही वेवलेंथ छोड़। क्लैरिटी है? हाँ ना? बोलिए यस और नो। यस, ठीक है। और सामने एक मेटल प्लेट ले ली। ये क्या ले ली? मेटल प्लेट। क्या ले ली है? मेटल प्लेट ली, उसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। मेटल प्लेट को क्या मान सकते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये डिटेक्टर लगा दिया। क्या ये? डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी देखना ये काम कैसे करता है, देखो। तो ये एक्सरे इस पे जाता है, और ये लाइट जो है, मतलब बार बार क्या हुआ, जैसे इसने एक्सरे किया इसका पाथ डेविएट किया, ये इधर निकला और ये इधर निकल गई लाइट। इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये लाइट इधर निकल गई। यस, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये लाइट इधर निकल गई। ध्यान से देखना, ठीक? तो हम अपना डिटेक्टर ऐसे मूव करने लगे, तो हमारा मूवेबल ऐसे डिटेक्टर होता है। तो गजब चीज क्या देखी गई, जरा ध्यान से देखना। गजब चीज क्या देखी गई, इधर देखिए। ये हमारा लैम्डा इंसिडेंट है। क्या है? इंसिडेंट। और ये लैम्डा ऑब्जर्व्ड आया। यस और नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर? आर दे सेम? टेल मी, आर दे सेम? क्या ये दोनों सेम है? जो डिटेक्ट किया गया, क्या ये दोनों सेम है? आर दे सेम? दिस इज लैम्डा ऑब्जर्व, दिस इज लैम्डा इंसिडेंट। नो। तो दैट इज व्हाई इट मींस दिस वैल्यू इज कॉल्ड, एंड ऑल्सो लैम्डा डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा। तो मैं इसको बताता हूं, एक मिनट, समझिएगा। सो हियर आवर एक्सरे सोर्स, हियर वाज आवर एक्सरे, ऐसे इधर ही दिखा देता हूं, यहीं पे आगे होगा ना। दिस इज आवर एक्सरे सोर्स, वी वुड एक्सपेक्ट लाइक दिस। यस, ये हमारा एक्सपेक्ट, ये हमने ऑब्जर्व किया। दिस इज आवर एक्सरे सोर्स, राइट, जिसकी वैल्यू थी लैम्डा नॉट। यस, दिस इज आवर लैम्डा डैश, और ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यस और नो? द पॉइंट वाज, ध्यान से देखिएगा, तो लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट। ये सबसे बड़ी बात है। पॉइंट ये था, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट। यस और नो? यस। सो देयर वाज सम
shift was lambda dash minus lambda naught, which is also known as delta lambda, and this shift was known as Compton shift. कौन सी shift? Compton. Yes. पहली बात तो ये, मतलब हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड लैम्डा डैश विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, तो हमें जो कर्व मिलना चाहिए, कर्व शुड लुक लाइक दिस, जो लैम्डा नॉट पे ही आना चाहिए, ये हमारा कर्व होना चाहिए था, ये एक्सपेक्ट। अब हमारा ऑब्जर्व्ड क्या है, दिस वाज आवर लैम्डा नॉट, दिस वाज आवर लैम्डा डैश, और ये वैल्यू ऐसा नहीं है, मतलब एंड दिस डेल्टा डैश माइनस, सो दिस गैप, ये जो इतना गैप है, ये डेल्टा लैम्डा, यस, दैट चेंजेस विद थीटा। क्या है थीटा? मैं समझा देता हूं। थीटा, ये जो लाइन आ रही थी ऐसे के साथ, जो ये एंगल बना के निकला है ऐसे कर, हाँ है ना, उसको एंगल थीटा बोला। क्या बोला गया? ये जो लाइट ऐसे पहुंची है, मतलब इसकी भी एक लाइट ऐसे बन जाएगी ना, हाँ है ना, तो ये वाला जो एंगल है, दिस वाज थीटा, हाँ है ना। और जब उन्होंने वैल्यू निकाली, जब उन्होंने, और शेप ऑफ द कर्व ऑल्सो चेंजेस विद, ये शेप द कर्व ऑल्सो चेंजेस विद, चलेगा, ये एक्सपेक्टेड था, ये ऑब्जर्व है। और उन्होंने बोला फिर सीधी सी बात है भाई, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थी। ये फॉर्मूला डिराइव किया, हमें नहीं डिराइव कर, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच अपॉन एम सी की वैल्यू आई, जिसे बोला गया लैम्डा सी, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, हाँ है ना, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, सो दिस इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट। कौन सी? सॉरी, कॉम्पटन वेवलेंथ, जहां पे लैम्डा सी की वैल्यू किसके बराबर आती है, जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया गया, वैल्यू पुट कर 2.426 पिकोमीटर, 2.42 पिकोमीटर, तो डेल्टा लैम्डा बहुत ही आसान हो जाता है, 2.426 पिकोमीटर 1 माइनस, ये आपका फॉर्मूला बन जाए। बोलो हाँ या ना। एक बारी मैं यहां दिखा देता हूं, यहां ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिएगा, ये देखिए, ये इससे टकरा रहा है, वहां पे डिटेक्ट हो रहा है, ये इससे टकरा रहा है, वहां पे डिटेक्ट हो रहा है, यस, देखो वो उसका कर्व आ गया। अब क्या कर रहे हैं, हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो देखो एंगल चेंज हो रहा है, एज एंगल चेंजेस कर्व चेंजेस, एज एंगल चेंजेस कर्व चेंजेस, यस, जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है कर्व चेंज हो रहा है, एज एंगल चेंजेस कर्व चेंजेस। ऐसा तो हमने ऑब्जर्व, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। हमने क्या सोचा था, हमने तो वेव थ्योरी के हिसाब से ये सोचा था कि हमें ये मिलना चाहिए था। एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या बोल रहा है, ये तो स्कैटरिंग जो होता है असल में होता पार्टिकल नेचर, स्कैटरिंग जो होता है असल में होता कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। कैसे पार्टिकल नेचर है भाई? पार्टिकल नेचर कैसे है? छितराता है, जो कंचे खेलते हो, कंचे बंटे, ठीक है, तो वो स्कैटरिंग है। वहां पे अगर आप मारोगे तो एकदम से स्कैटर हो जाते हैं ना, तो ये पार्टिकल नेचर होता है, क्लैरिटी है। और डिफ्रैक्शन इज वेव नेचर, तो यहां पे पार्टिकल नेचर लाइट ने, यस और नो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्कैटरिंग इज अ पार्टिकल फिनोमिना। और ये वाला जो फॉर्मूला है जो आपका बना है, वही मैं आपको बता रहा था, लैम्डा एच इज इक्वल टू दिस एंड दिस 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा जो एंगल था वो कुछ नहीं था, वो यही जो वेव बना रही थी, उसी एंगल को थीटा बोला गया, यस। ये लैम्डा डैश इसकी स्कैटर्ड वेवलेंथ की वो है, यस, और थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, जो ये एंगल बना रहा है, ठीक, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा, यस। थीटा इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। कौन सा एंगल? स्कैटरिंग। थीटा इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल, चलेगा? बोलो हाँ है ना, हाँ है ना, बोलो। तो स्कैटर कौन होता है? पार्टिकल नेचर। इस तरह आर्थर एच कॉम्पटन ने क्या किया, आर्थर एच कॉम्पटन ने क्या किया अपना, आर्थर एच कॉम्पटन ने क्या किया भाई, आर्थर एच कॉम्पटन ने क्या किया, उसने बोला कि भाई ये पार्टिकल थ्योरी है, पार्टिकल है, तो ये यहाँ पे इसने शो किया पार्टिकल नेचर। अब इसने प्रूव कैसे किया, प्रूफ भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्यों बोला गया, हाँ एक क्वेश्चन है आपको करना है, वो सही है। देखो, तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो ये क्या बोलता है, Compton found that if he did all the calculations using the idea of treating light like photon, अगर मैं लाइट को क्या करूं, फोटॉन्स मानूं, एंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या रखूं अपना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रखूं इन 2D कोलिजन, द नंबर वर्क्स ब्यूटीफुली, इन फैक्ट इट्स ऑलमोस्ट स्पूकी just how perfectly the numbers work out. It was basically a 100% perfect conservation of momentum. मतलब वो कैलकुलेशन के बाद उसको लगा कि perfect conservation of momentum है. This showed that the particle model of light will all its talk about photons must be correct. This was a turning point in the particle theory of light. ये क्या था? Turning point in the particle theory of light, when the majority of physicists started to really believe the wave particle duality of light was probably correct. ये थ्योरी ने पूरे लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। इसने क्या किया था, देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल रखा था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब समझना, इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे, हाय ना बोलो, इलेक्ट्रॉन किस पे, रेस्ट पे। व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज ऑन रेस्ट, इट had zero momentum, पर जब लाइट की, व्हेन द लाइट स्ट्रक,
electron started moving in particular direction. Now it has velocity, now it had momentum. So that momentum is transferred from photon to that that momentum was transferred from photon to electron. Yes, तो जब फोटोन ट्रांसफर मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो काइनेटिक एनर्जी मिली उसे, यानी एनर्जी किसकी कम हो गई, फोटोन की कम हो गई। यस, तो उसने क्या कहा, उसने बोला देखो ये बहुत ही सिंपल है, इसकी एनर्जी इसने रख दी ई, इसकी एनर्जी रख दी E1, E1 इसको रख दिया, E2 इसको रख दिया। तो इसने ऐसे बोला, मतलब ऐसे करके मोमेंटम जो है वो कॉन्जर्व्ड है। तो यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है, यहाँ पे P1 P2, तो जब उसने P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 किया, आगे हम देखेंगे कि जब हम डिब्रॉय की थ्योरी लगाएंगे तब हमें समझ में आएगा जितना मोमेंटम बढ़ता है उतना वेवलेंथ कम होता है। तो यहाँ पे मोमेंटम इसका कम हो गया, यहाँ पे P2 इट इज लेस देन P, तो लैम्डा 2, लैम्डा मतलब यहाँ पे P रख लेता हूँ, इसे P डैश कर, है ना, और ये P इलेक्ट्रॉन का, तो P वाज इक्वल्स टू P डैश प्लस P इलेक्ट्रॉन। सिंस P डैश विल बी लेस देन P, क्योंकि कुछ मोमेंटम तो इधर भी ट्रांसफर हो गया, तो P डैश की वैल्यू P से हमेशा कम आएगी, तो उसने यही बोला इसकी वजह से लैम्डा डैश विल बी ग्रेटर देन लैम्डा हमेशा। यहाँ पे इसको P नॉट बोलते हैं, P नॉट, लैम्डा डैश विल बी ग्रेटर देन, मतलब बोल रहा है क्योंकि मोमेंटम कम हो गया है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, इसीलिए ये यहां से कर पाया। तो इसीलिए क्या ऐसा कुछ तो हमने देखा था, कि ऐसा कुछ तो हमने देखा था कि इट्स जस्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पे इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी इधर ट्रांसफर हो रहा है, पर वही बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी ईएमआर हिट्स मेटल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकर, किसकी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी का, पर कॉम्पटन इफेक्ट में हिट्स नॉन मेटल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकर, किसका कंजर्वेशन करता है वो, मोमेंटम का, बस ये दोनों फर्क है, बाकी कुछ। तो ओवरऑल जो फिनोमेना है, ओवरऑल जो फिनोमेना आपको यही याद रहे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और यहाँ पे कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की गई, किसकी बात की गई, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम h अपॉन mc इक्वल्स टू लैम्डा c इक्वल्स टू 2.426। यस और नो बोलो, चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो हाँ है ना, अरे बोल दो हाँ है ना, चलेगा, याद हो गया। बस ये दो चीजें हुई थी किसके अंदर, किसके अंदर, कॉम्पटन इफेक्ट में कौन सा नेचर दिखाया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कौन सा नेचर दिखाया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यस, बोल दो हाँ है ना, यस बोलो हाँ है ना, चलेगा, अरे चलेगा भाई, क्या दिखाया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यस, तो पार्टिकल नेचर के लिए हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो हमने कर लिए। तो ये तीनों के तीनों जो हमने शुरुआत में किया था, अगर आप देखोगे तो ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों हैं, ये क्या दिखाते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्या दिखाते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी बताइए, यस हाँ है ना, यस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दिखाता है, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। कॉम्पटन इफेक्ट क्या दिखाता है, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सही है। यहां पे क्या फॉर्मूला आया था, E ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। यहाँ पे क्या फॉर्मूला आया, डेल्टा लैम्डा इट इज इक्वल्स टू लैम्डा c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सो सिंपल, यस दैट्स इट, यस। और लैम्डा c की वैल्यू कितनी है, 2.426 पिको, सो सिंपल। चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, प्लीज टेल मी, यस सर प्लीज टेल मी, अच्छा लगा कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई, अरे इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई। नो नो, metals are also used, actually metals are also used, he has just written non metal, metals are also used, metal are also used, don't worry, metals are also used, it's not non metal। वो EMR रेडिएशन कहीं भी जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है ना। जनरली नॉन मेटल इसलिए रखते हैं क्योंकि एक्सरे जो होती है वो अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालती है, एक्सरे जनरली अंदर का इलेक्ट्रॉन, वो आउटर इलेक्ट्रॉन नहीं निकालती। यस, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और इसके अंदर हम लोग उसकी बात करते हैं, क्या नाम है उसका, अंदर के इलेक्ट्रॉन की, जो अंदर का इलेक्ट्रॉन। यस यस, चलेगा, यस प्लीज टेल मी, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अच्छा नहीं लगा बच्चों, लेक्चर अच्छा नहीं लगा, चलो ठीक है, आज मतलब इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप कर, हाँ तो यहाँ पे आपको लैम्डा डैश कैलकुलेट कर, क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा डैश, मतलब ये इसका लैम्डा डैश के होमवर्क है, चलेगा, अरे चलेगा भाई। तो ये हमारा लेक्चर है, इसका होमवर्क है लैम्डा इक्वल्स, और वो आप आराम से, यस ठीक है बच्चों। तो आज के लिए कॉम्पटन इफेक्ट भी खत्म, पार्टिकल नेचर खत्म। अब मैं नेक्स्ट क्लास में डी ब्रॉय की थ्योरी करूंगा, ठीक है। डी ब्रॉय खत्म होते ही, डी ब्रॉय खत्म होते ही हम लोग डी ब्रॉय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये 3 चीजें हमारी उसकी हो जाएंगी, फिर हम एटॉमिक मॉडल्स पे मूव कर जाएंगे और लाइन स्पेक्ट्रम, यही खत्म, ठीक है चलेगा। आज तो इस वीक में हमारा प्री क्वांटम एरा पूरा खत्म हो जाएगा, इस वीक में हमारा प्री क्वांटम एरा पूरा खत्म हो जाएगा, यस
चलेगा? अच्छा तो लग रहा है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, तो मजे से रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।